एक पुराना पत्र मेरे पिता ने लिखा था जब मैं उन्हें छोड़ आया था। वो कहते थे, बेटा अगर कभी दुनिया से थक जाओ तो किसी सच्चे दिल वाले के पास ठहर जाना, वही तेरे लिए घर बनेगा। तो तुम सही जगह पहुंचे हो हरीश। ये झोपड़ी भले छोटी हो पर दिल बड़ा है, और अब ये सिर्फ मेरा और गुड़िया का नहीं, तुम्हारा भी घर है। इस जंगल के किनारे जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों की फुनगियों से छनकर जमीन पर नाचती थीं, वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और चारों ओर सिर्फ हरियाली का सागर। वहीं रहती थी दो बहनें, रूपा और गुड़िया। माँ बाप का साया बहुत पहले उठ चुका था, बस रह गई थीं ये दोनों एक दूसरे की दुनिया। दीदी, आज मैंने लकड़ियां काटते हुए एक तोता देखा। वो तुमसे बात करता जैसा लग रहा था। अरे पगली, तोते बात नहीं करते, बस नकल करते। पर अगर उसने कुछ कहा हो तो बताना, शायद उसने कोई राज कहा हो। उसने कहा था, चलो चलो उजाला ढूंढो। मतलब क्या होता है दीदी? शायद इसका मतलब है कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी तो प्रकृति भी संदेश देती है, बस समझने वाला चाहिए। रूपा उम्र में 16 की थी, पर जिम्मेदारियां उसे 20 की बना चुकी थीं। गुड़िया बस 8 बरस की थी, भोली, नटखट, पर उसकी आंखों में किसी पुराने दर्द की झलक थी। दोनों दिन भर जंगल से लकड़ियां लातीं, कुएं से पानी भरतीं और शाम को चूल्हे की लौ के पास बैठकर कहानियां सुनातीं। गुड़िया, माँ कहा करती थी ना, जिस घर में प्यार बसता है वहां भगवान खुद आता है। हमारा घर छोटा सही, पर प्यार तो है ना इसमें। है ना दीदी? और भगवान भी, मैं रोज उससे बात करती हूँ। क्या कहती हो उससे? मैं कहती हूँ कि माँ पापा को सपना भेज देना, मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ। रूपा ने बस गुड़िया को बाहों में भर लिया। कहने को तो वो मजबूत थी, पर हर रात जब गुड़िया सो जाती तो रूपा की आंखों से आंसू टपकते। कभी माँ का चेहरा याद आता, कभी पिता की हंसी। अचानक बाहर से पैरों में कुछ हलचल होती है। दीदी, ये क्या आवाज है? शायद कोई हिरन या सियार होगा। डरो मत, ये जंगल है, यहाँ पेड़ भी बातें करते हैं। झोपड़ी के पास पुराना नीम का पेड़ था, वही उनका पहरेदार। हर आंधी, हर तूफान में वो झुककर झोपड़ी को बचा लेता। रूपा उसे नीम दादा कहती थी। नीम दादा, आज फिर हवा तेज है, देखना हमारी झोपड़ी सलामत रहे। दीदी, नीम दादा हमें सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं गुड़िया, पेड़ भी तो जीव होते हैं। माँ कहती थी, जो पेड़ से प्यार करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। दिन गुजरते रहे, कभी बादल घिरते, कभी धूप उतरती। रूपा ने गांव के रास्ते तक जाना छोड़ दिया था। लोग अब अजनबी लगते थे और शहर की बातें बहुत दूर की। बस जंगल, झोंपड़ी और गुड़िया ही उसकी दुनिया थी। दीदी, तुम कभी सोचती हो कि अगर माँ पापा होते तो हम कहाँ रहते? शायद शहर में, पर पता है, मुझे लगता है माँ को ये जंगल ही पसंद था। यहाँ शांति है, सच्चाई है, लोगों की तरह छल नहीं। तो हम हमेशा यहीं रहेंगे ना? हाँ, जब तक नीम दादा का साया हमारे ऊपर है। रात गहराने लगी थी। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने नीली चादर पर चांदी के दाने बिखेर दिए हों। गुड़िया उनींदी होकर रूपा की गोद में सिर रख लेती है। दीदी, अगर कभी मैं सपनों में माँ से मिलूं तो क्या कहूँ? कहना, हम ठीक है माँ, और ये भी कहना कि तुम चिंता मत करना, रूपा अब बड़ी हो गई है। उस रात नीम दादा की शाखाएं हवा में झूमती रहीं। जंगल जैसे खुद ललबाए गा रहा था। पर दूर, बहुत दूर,
कोई अनजान आंखें उस झोंपड़ी को देख रही थीं। किसकी थी वो निगाहें? कौन था वो जो रात के अंधेरे में खड़ा था? ये रहस्य अगले सवेरे खुलने वाला था। सूरज की पहली किरण जब झोंपड़ी की टूटी हुई खिड़की से अंदर आई तो उसके साथ आई ताज़ी हवा में नीम के फूलों की खुशबू थी। रूपा ने धीरे से आंखें खोलीं। पास ही गुड़िया अब भी नींद में मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी मीठे सपने में हो। रूपा ने उसके बालों को सहलाया और धीरे से उठकर बाहर आंगन में आई। हवा में कुछ अलग सा है आज, न जाने क्यों लगता है कोई हमें देख रहा हो। ये पैरों के निशान तो इंसान के लगते हैं, लेकिन यहाँ कौन आएगा इस जंगल में? दीदी, तुम इतनी सुबह बाहर क्या कर रही हो? मैंने तो सोचा तुम फिर नीम दादा से बातें करने गई हो। हाँ, उनसे भी बात की और अब देखो ये निशान। तुम्हें क्या लगता है ये किसके हैं? अरे सच में, इतने बड़े निशान, और देखो इधर तक जाते हैं, नीम दादा के पीछे तक। दीदी, क्या कोई यहाँ आया था रात को? शायद, या फिर कोई राह भटक गया हो। लेकिन अगर कोई इंसान इस जंगल में था तो उसने यहाँ तक आने की हिम्मत क्यों की? रूपा की आंखों में चिंता थी, गुड़िया के चेहरे पर जिज्ञासा। दोनों ने कभी किसी अजनबी को नहीं देखा था उस जंगल में। उनकी दुनिया बस वो दोनों, जंगल और नीम दादा तक सीमित थी। आज पहली बार किसी और के निशान उस दायरे में दाखिल हुए थे। दीदी, शायद कोई अच्छा आदमी होगा जो हमें देखने आया हो। माँ कहती थी ना, अच्छे लोग भगवान के भेजे होते हैं। हाँ, पर भगवान आने से पहले दस्तक तो देता है। ये निशान बिना दस्तक के आए हैं। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। रूपा ने सोचा कि अगर कोई सचमुच आसपास है तो शाम तक जरूर कुछ पता चलेगा। गुड़िया ने तय किया वो नीम दादा के नीचे एक छोटी घंटी बांधेगी। अगर कोई फिर आया तो घंटी बज उठेगी। लीजिए दीदी, अब जो भी आएगा नीम दादा हमें बता देंगे। तू तो अब छोटी जासूस बन गई है गुड़िया। चल अब खाना बना लें, आज कुछ अच्छा पकाते हैं। मूंग की खिचड़ी? नहीं दीदी, आज मुझे मीठा चाहिए, गुड़ वाली रोटी और दही। अरे बस भी कर, गुड़ खत्म हो गया है। पर चलो तेरे लिए थोड़ी सी शक्कर भून दूंगी, वैसे ही खा लेना। शक्कर गुड़ जैसी नहीं होती दीदी, गुड़ में माँ की मिठास होती थी। हाँ गुड़िया, और उस मिठास को हमने अब सिर्फ यादों में रखा है। शाम उतर आई थी। आसमान में लालिमा थी, जैसे सूरज अपने आंचल में अग्नि समेट रहा हो। दोनों बहनों ने चूल्हे के पास बैठकर खाना खाया। नीम के नीचे बंधी घंटी हवा में हिलती रही, पर आज रात हवा में एक अजीब बेचैनी थी। दीदी सुनो, कोई कदमों की आवाज आई क्या? शायद हवा है या फिर कोई जानवर। दीदी, अब तो सच में कोई है। शांत रहो, बात करने की कोशिश करते हैं। कौन है वहां? अगर कोई राह भटक गया है तो डरिए मत, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर थोड़ी देर के बाद एक थकी हुई मर्दाना आवाज आती है। मैं बस पानी ढूंढ रहा था, रात भर जंगल में भटक गया हूँ। दीदी, ये इंसान की आवाज है ना? हाँ, रुको, तुम वहीं रहो। यहाँ एक कुआं है, मैं लोटा रख देती हूँ, तुम पानी ले लेना। रूपा कुएं के पास लोटा रखती है, फिर झोपड़ी की दहलीज पर खड़ी हो जाती है। चांदनी में एक दुबला पतला आदमी धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आता है। उसके कपड़े फटे हैं, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में कुछ अजीब चमक। वो लोटे से पानी पीता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, धन्यवाद। आप लोग यहाँ रहती हैं, इस सुनसान जंगल में?
हाँ, यही हमारा घर है। कौन है आप? इस रास्ते कोई नहीं आता। नाम है हरीश। पहले गांव की तरफ काम करता था, लकड़हारे के साथ। कल रात रास्ता भटक गया, सोचा सुबह तक यहीं ठहरूं। गुड़िया धीरे धीरे बाहर झांकती है। दीदी, ये तो अच्छा आदमी लगता है। पता नहीं, अभी कुछ कहना मुश्किल है। रूपा ने अजनबी को कुछ देर बाहर ही रुकने को कहा। वो झोपड़ी के अंदर आई, गुड़िया को पास बिठाया। गुड़िया, रात है और ये आदमी हमें नहीं जानता। हम एहतियात रखेंगे। तू अंदर ही रहना जब तक मैं कहूँ। पर दीदी, अगर वो सच में प्यासा और थका हुआ है तो उसे खाना क्यों न दे दे? माँ कहती थी भूखे को खाना खिलाने से पाप कटता है। ठीक है, मैं उसे कुछ दे देती हूँ। रूपा थाली में रोटियां और थोड़ा गुड़ रखती है, बाहर जाती है। लो, ये खा लो, फिर सुबह होते ही गांव की राह पकड़ लेना। आप दोनों का बड़ा उपकार होगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बस थक गया था। कभी कभी आदमी अपने ही रास्ते से डर जाता है। डर हमेशा रास्ते से नहीं, नीयत से आता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो ये जंगल भी तुम्हारा साथी बन जाएगा। रात फिर से शांत हो गई। घंटी अब स्थिर थी। रूपा ने दरवाजा अंदर से बंद किया और गुड़िया को पास सुला लिया। पर उसके दिल में एक सवाल गूंजता रहा। क्या ये अजनबी सचमुच भटका हुआ है या कोई कहानी छिपी है उसकी थकी आंखों में? रात बीत चुकी थी। झोपड़ी की छत पर ओस की नमी थी, हवा में हल्की ठंडक। रूपा ने चूल्हे में लकड़ी डाली और सुलगती आग के साथ उसकी चिंता भी जाग उठी। गुड़िया अब भी नींद में थी, पर बाहर नीम दादा के नीचे कोई हल्की हलचल थी। लकड़ी की चरमराहट, फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज। रूपा सतर्क होकर पूछती है, कौन है वहां? मैं हूं हरीश। डरिए मत। मैंने सोचा जाने से पहले आपसे धन्यवाद कह दूं। रात बहुत ठंडी थी। उम्मीद है आपने नीम दादा की छांव में चैन से नींद ली होगी। नीम दादा? आप पेड़ को दादा कहती हैं? हाँ, वो हमें संभालते हैं, जैसे बड़े लोग छोटे को। कई बार तूफान में जब छत उड़ने लगती है तो वही हमारी ढाल बनते हैं। आप दोनों का जीवन कुछ अलग है। इस जंगल में रहना, बिना किसी का सहारा, बिना डर, कैसे संभव है? डर तो अब आदत बन गया है हरीश। कभी अकेलेपन से डर लगा तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। कभी भूख लगी तो जंगल के फलों से काम चला लिया। डर खत्म नहीं होता, लेकिन जीना सीख लेते हैं। आप दोनों बहनें कब से यहाँ हैं? 3 साल हुए। माँ पिता का देहांत हुआ तो गांव वालों ने कहा शहर चले जाओ, वहां सहारा मिलेगा। पर मुझे लगा माँ की यादें इसी जंगल में हैं, तो हम यहीं रह गए। गुड़िया जागती है, आंखें मलते हुए। दीदी, सूरज निकल आया क्या? ओह, आप तो बात कर रही हैं। ये वही अंकल है ना जो कल रात आए थे? हाँ छोटी, मैं वही हूँ। कल रात तुम्हारी दीदी ने मुझे पानी और रोटियां दी थीं, नहीं तो मैं शायद अब तक जंगल में बेहोश पड़ा होता। तो अब आप चले जाएंगे या हमारे साथ रहेंगे? यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, मैं आपको नीम दादा से मिलाऊंगी। हरीश हल्के से मुस्कुराता है, फिर रूपा की तरफ देखता है। अगर आपकी दीदी कहें तो कुछ दिन ठहर सकता हूँ, पर मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहता। हरीश, बोझ वही होता है जो खुद को बोझ समझता है। अगर नीयत साफ हो और हाथ मेहनत के हों तो हर व्यक्ति घर का हिस्सा बन सकता है। मेहनत तो मेरी पहचान रही है। लकड़ी काटने का काम आता है, औजारों से भी जान पहचान है। अगर आप चाहें तो आपकी झोपड़ी की मरम्मत कर सकता हूँ। सच में? तब तो हमारी छत अब बारिश में नहीं टपकेगी।
धीरे धीरे हरीश उस झोपड़ी का हिस्सा बनने लगा। वो नीम के पेड़ की टहनियाँ काटकर छत ठीक करता, झोपड़ी के बाहर मिट्टी समतल करता और सबसे बढ़कर रूपा और गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान लौटाई थी। हरीश अंकल, आप हर चीज इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? मुझे तो लकड़ी भी नहीं उठती। अरे छोटी, जब तक हाथ काम करना नहीं सीखेंगे दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। मेरे पिता कहा करते थे, जो पसीने की कीमत जानता है उसे रोटी कभी कम नहीं पड़ती। आपके पिता कहाँ हैं? नहीं जानते कहाँ हैं अब। कभी गांव में खेती करते थे, फिर एक रात आग लगी, खेत जल गए, लोग बिखर गए। तब से मैं भी भटक रहा हूँ, काम से काम, रास्ते से रास्ते। कभी लगता है किसी घर की तलाश में हूँ, पर घर अब कोई जगह नहीं, लोग होते हैं। कभी कभी लगता है हम सब एक ही कहानी के हिस्से हैं हरीश, बस किरदार अलग हैं। किसी ने घर खोया, किसी ने माँ बाप और किसी ने खुद को। शायद इसलिए भगवान ने मुझे इस जंगल तक पहुंचा दिया, ताकि याद दिला सके कि दुनिया में अब भी अच्छाई बाकी है। तो अब आप हमारे भाई बन जाए ना, हम तीनों मिलकर यहाँ रहेंगे, नीम दादा भी खुश हो जाएंगे। भाई, हाँ, हमें भी एक भाई की कमी हमेशा महसूस हुई है। पर हरीश, रिश्ते शब्दों से नहीं, भरोसे से बनते हैं। अगर तुम सचमुच हमारे साथ रहना चाहते हो तो ये घर तुम्हारा भी है। रूपा, मैंने बहुत समय बाद किसी की आंखों में अपनापन देखा है। अगर मुझे यहाँ रहने दोगी तो मैं सिर्फ छत नहीं, तुम्हारे भरोसे को भी संभालूंगा। पर एक शाम जब सब कुछ शांत था, हरीश कुएं के पास बैठा किसी पुराने कागज को ताक रहा था। रूपा ने देखा उसकी आंखों में आंसू हैं। धीरे से रूपा पास आती है। हरीश, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? एक पुराना पत्र मेरे पिता ने लिखा था जब मैं उन्हें छोड़ आया था। वो कहते थे, बेटा अगर कभी दुनिया से थक जाओ तो किसी सच्चे दिल वाले के पास ठहर जाना, वही तेरे लिए घर बनेगा। तो तुम सही जगह पहुंचे हो हरीश। ये झोपड़ी भले छोटी हो पर दिल बड़ा है, और अब ये सिर्फ मेरा और गुड़िया का नहीं, तुम्हारा भी घर है। हरीश की आंखों से आंसू टपकते हैं। वो धीरे से रूपा के पांव छू लेता है। भगवान गवाह है रूपा, मैंने कभी किसी का सहारा नहीं मांगा, पर आज पहली बार किसी के साए में सुकून महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे अपनाया है तो मैं वादा करता हूँ, ये घर अब कभी अकेला नहीं रहेगा। उस रात झोपड़ी के भीतर एक नई रोशनी थी। न चूल्हा ज्यादा जल रहा था, न कोई दिया, पर तीनों दिलों की गर्माहट ने पूरे घर को उजाला दे दिया था। बाहर नीम दादा की शाखाएं जैसे कह रही हों, अब ये घर सच में घर बन गया है। दिन भर नीम के पत्ते शांत थे, पर शाम होते होते जैसे पूरी धरती बेचैन हो उठी। आसमान में बादल उमड़ आए, हवा में नमी थी और जंगल में एक अजीब सी गंध, गीली मिट्टी की, पर साथ ही किसी पुराने डर की भी। रूपा चूल्हे के पास बैठी थी, हरीश बाहर लकड़ियां बांध रहा था। दीदी, आज तो बादल ऐसे गरज रहे हैं जैसे कोई लड़ाई हो रही हो ऊपर। क्या नीम दादा डरते होंगे बिजली से? नीम दादा तो पुराने योद्धा हैं जुड़िया, उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा तूफान देखे हैं। डर तो हमें है, उन्हें नहीं। पर ये रात कुछ अलग है रूपा। ऐसे बादल मैंने बहुत साल पहले देखे थे, उस रात जब मेरा सब कुछ चला गया था। क्या मतलब है हरीश, किस नात की बात कर रहे हो तुम? एक रात जब आसमान ऐसा ही था और हवा में धुआं था। उस रात मेरे गांव में आग लगी थी। लोग भागे, चीखे, और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पिता खेतों में फंस गए और मैं अपनी जान बचाने भाग निकला। जब सुबह हुई तो पूरा गांव राख बन चुका था। बिजली चमकती है और रूपा और गुड़िया दोनों चुप हो जाती हैं। तो तुम अकेले रह गए जैसे हम। हाँ छोटी, लेकिन फ़र्क ये है कि तुम दोनों मासूम थीं और मैं कायर था। मैं अपने पिता को छोड़ आया था।
कभी माफ नहीं कर पाया खुद को। हरीश, किसी हादसे में जिंदा बच जाना कायरता नहीं होती। कायर वो होता है जो जिंदगी से हार मान ले। तुमने तो अपने भीतर के मरते हिस्से को भी जिंदा रखा है। रूपा, तुम नहीं जानती वो आग सिर्फ खेतों में नहीं लगी थी, वो मेरे दिल में भी जलती रही सालों तक, कभी बुझी नहीं। दीदी, पानी अंदर आ रहा है। हरीश, जल्दी वो कोना संभालो, छत टूट सकती है। बारिश जैसे आसमान से टूटकर बरस रही थी। हर बूंद किसी पुरानी याद की तरह गिर रही थी और झोपड़ी उस बारिश में जैसे 3 टूटी आत्माओं का घर बन गई थी, जो अब एक दूसरे के सहारे खड़ी थीं। दीदी, अगर माँ होती तो वो भी हमें ऐसे ही बचाती ना? हाँ गुड़िया, माँ शायद अब नीम दादा की शाखाओं में रहती हैं। हर बार जब हवा चलती है मैं महसूस करती हूँ वो हमारे पास हैं। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी थमती है। हरीश चुपचाप ये सुनता है। उसकी आंखें भर आती हैं। रूपा, तुम में अजीब सी ताकत है। तुम डरती नहीं, टूटती नहीं, बस थामे रहती हो सबको। कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो तुम्हारी जैसी होती। और मैं सोचती हूँ अगर मेरा भाई होता तो शायद तुम्हारी तरह होता, शांत पर अंदर से टूटा हुआ, पर सच्चा। तो अब तय हुआ, हरीश अंकल में ही भैया और हम तीनों मिलकर इस घर को नीम कुंज नाम देंगे। क्यों दीदी? नीम कुंज? हाँ, अच्छा नाम है। कड़वा पेड़ पर साया मीठा, जैसे जिंदगी जो चाहे कड़वी हो पर प्यार उसे मीठा बना देता है। रात धीरे धीरे गहराती गई। बिजली अब दूर कहीं चमक रही थी। गुड़िया रूपा की गोद में सो गई और हरीश झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर बाहर देखता रहा। उसके मन में तूफान अब भी था, लेकिन एक नया सुकून भी था। पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे भटकते भटकते सही जगह पहुंचा दिया था। धीरे धीरे हवा थमती है, बस बारिश की बूंदों की आवाज आती है। हरीश, अगर कभी तू फिर चला गया तो हम फिर अकेले रह जाएंगे। नहीं रूपा, अब नहीं जाऊंगा। ये जंगल, ये झोपड़ी, तुम दोनों, यही मेरा घर है। पर एक बात सच बताऊं? क्या? कभी कभी लगता है मैंने यहाँ सिर्फ घर नहीं, अपने पुराने पापों से मुक्ति भी पाली है। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा क्योंकि अब मैं किसी और की रक्षा करके खुद को माफ कर सकूं। तो फिर सुबह से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। बरसात थम जाए तो मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर इस झोपड़ी को फिर से सजाएं, दीवारों पर रंग करें और छत पर मिट्टी से लिखें कि यहाँ प्यार रहता है। हाँ रूपा, यहाँ अब सच में प्यार रहता है। और उस रात जब तूफान थम गया, झोपड़ी के भीतर 3 लोगों की सांसें एक लय में चल रही थीं। तीनों ने किसी न किसी रूप में खोया था, पर उसी खोने में उन्हें एक दूसरे का मिलना लिखा था। बारिश ने उनके पुराने घाव धो दिए थे और अब नीम कुंज में सुबह की नई धूप आने वाली थी। बरसात की लंबी रात अब गुजर चुकी थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झर रही थी, जैसे किसी ने सोने की डोरियां हवा में लटका दी हों। नीम दादा की शाखाओं पर चमकती ओस, मिट्टी से उठती भाप और झोपड़ी की दीवारों पर नई रोशनी, सब कुछ कह रहा था अब एक नई शुरुआत है। गुड़िया खिड़की से बाहर देखती है। दीदी देखो, सूरज तो जैसे मुस्कुरा रहा है। नीम दादा भी अब भीग नहीं रहे। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ गुड़िया, बरसात ने सारी धूल धो दी है। अब हमें भी अपने घर को संवारना होगा। हरीश, आज दीवारें पुताई जाएंगी, गुड़िया फूल चुनेगी और तुम छत पर धूप सुखाओगे। हुजूर, आदेश मिला, पालन होगा। बस एक बात कहूं, इस घर को जो सच्चा रंग देगा वो दीवार का नहीं, तुम्हारे चेहरे का उजाला है रूपा। अब मीठी बातें मत बनाओ हरीश, काम बहुत है। आज हमारी झोपड़ी को नया रूप मिलेगा। माँ को अच्छा लगेगा वहां ऊपर से देखकर।
वो तीनों मिलकर काम में लग जाते हैं। मिट्टी गूंथने, दीवारें लीपने, फूल सजाने की आवाज़ें आती हैं। दिन भर वे हंसी खुशी में लगे रहे। गुड़िया मिट्टी में रंग मिलाती रही, हरीश बांस की छड़ें बांधता रहा और रूपा दीवारों पर सफ़ेद मिट्टी से एक सूरज बना रही थी, जो उनके नए जीवन का प्रतीक बन गया था। दीदी, मैंने दीवार पर माँ और पापा की तस्वीर जैसी बना दी है। देखो ना, माँ की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी बनी हैं। सच गुड़िया, शायद इसलिए लोग कहते हैं जो हमें छोड़ जाते हैं वो चेहरे नहीं, निशान छोड़ जाते हैं। हरीश पास आकर रुकता है। रूपा, तुमने कहा था ना कि इस झोपड़ी पर मिट्टी से लिखेंगे यहाँ प्यार रहता है। चलो आज वही करते हैं। अब ये घर पूरा हो गया। अब कोई डर नहीं, कोई आंसू नहीं। गुड़िया की बात सुनकर रूपा ने आसमान की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर अब भी था, क्योंकि शांति के बाद अक्सर तूफान लौटते हैं। रूपा, मैं पानी भर लाऊंगा, तुम अंदर जाके कुछ खा लो। सुबह से काम कर रही हो। तुम्हें तो कभी थकान होती ही नहीं हरीश। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कोई अदृश्य शक्ति हो जो तुम्हें चलाती हो। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। जब इंसान को अपना मिल जाए तो थकान भी इबादत लगने लगती है। कुछ देर बाद बाहर से किसी की आवाज आती है, भारी और थकी हुई। अरे ओ हरीश, हरीश तू यहाँ क्या कर रहा है रे? कौन कौन है वहाँ? हरीश का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। हाथ में पकड़ा लोटा गिर जाता है। झाड़ियों के पीछे से दो आदमी निकलते हैं, मैले कपड़े पर आंखों में पहचान। हम हैं गणपत और मोहन। तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। सोचा तू बच निकलेगा। गांव में सब लोग तेरा नाम ले लेकर पूछ रहे हैं हरीश। हरीश, ये लोग कौन हैं? क्या कह रहे हैं ये? रूपा, ये मेरे पुराने साथी हैं, लकड़हारे। शायद कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं हरीश, गुनाह। हम सब जेल गए उस आग के बाद। तू ही तो था जिसने पैसे लेकर जंगल के ठेकेदार को आग लगाने दी। तू ही था जिसने कहा जलने दो खेत, हमें पैसा मिलेगा, और तू भाग गया। हरीश, ये क्या कह रहे हैं? तुमने आग लगवाई थी, वही आग जिसने तुम्हारे पिता को छीन लिया? हरीश सिर झुका लेता है, आंखों से आंसू गिरते हैं। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी रूपा। लालच में अंधा हो गया था। ठेकेदार ने कहा था फसल जलेगी पर मुआवजा मिलेगा। मुझे लगा गरीब का फायदा होगा, पर हुआ उल्टा। सब जल गया। मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरा आत्मा, सब जल गया। दीदी, ये झूठ बोल रहे हैं ना? हमारे हरीश भैया ऐसे नहीं हो सकते। गुड़िया चुप रहो। तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना समझा, और तुमने सब कुछ छुपाया। क्योंकि मैं डर गया था रूपा। मैं सोचता था कि अगर किसी ने मेरे बीते को जान लिया तो वो मुझे छोड़ देगा। तुम दोनों ने मुझे घर दिया, अपनापन दिया। मैं फिर से अकेला नहीं होना चाहता था। रूपा की आंखें भर आती हैं। वो नीम के पेड़ की ओर देखती है। नीम दादा, क्या अब भी ये घर सच्चा रहेगा, या ये साया भी झूठा था? नहीं रूपा, सिर्फ एक बार मुझसे गलती हुई थी, लेकिन तब से मैं हर पल उसे ठीक करने में लगा हूं। मैं भागा नहीं क्योंकि डर था, मैं भागा क्योंकि जिंदा रह के अपने पापों की सजा काटनी थी। और जब तुम दोनों मिली तो मुझे लगा भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। चला बहुत हुआ हरीश, गांव में पुलिस तुझे ढूंढ रही है। चल हमारे साथ, वरना खुद खींच कर ले जाएंगे। रूपा, अब भागना नहीं है। शायद अब वक्त है सच का सामना करने का। अगर सजा झेलनी ही है तो सर ऊंचा करके झेलना। कभी झूठ मत बोलना, ना भगवान से ना खुद से। तुम दोनों ने मुझे घर दिया था, अब मैं उसे शर्मिंदा नहीं करूंगा। छोटी, मुस्कुराते रहना। यहां प्यार रहेगा चाहे मैं रहूं या नहीं। धीरे धीरे वो गणपत और मोहन के साथ जंगल की ओर बढ़ता है। रूपा दूर तक देखती रहती है।
हवा में नीम के पत्ते सरसराते हैं। उस दिन नीम कुंज की दीवारों पर लिखे शब्द हवा में हिल रहे थे। यहाँ प्यार रहता है। पर उस प्यार ने पहली बार विदा का स्वाद चखा था। रूपा के आंसू जमीन में गिरकर मिट्टी में मिल गए, जैसे किसी पुराने गुनाह ने खुद को माफ करने की कोशिश की हो। हरीश को गए हुए अब 7 दिन बीत चुके थे। जंगल में वही पेड़ थे, वही रास्ते, वही झोपड़ी, पर अब उनमें जान नहीं थी। गुड़िया की हंसी जैसे नीम की शाखाओं के साथ कहीं दूर चली गई थी और रूपा की आंखों में बस इंतजार का कोहरा था। झोपड़ी के भीतर धूप की किरणें दीवार पर पड़ती हैं। दीदी, वो कब आएंगे? तुमने कहा था हरीश भैया जल्दी लौटेंगे। क्या उन्होंने हमें भुला दिया? नहीं गुड़िया, जिसने प्यार में गलती की हो वो भुलाता नहीं, सिर्फ लौटने में देर करता है। हर शाम रूपा नीम दादा के नीचे एक दिया रख देती थी। कहती थी जब वो लौटेंगे तो इस रोशनी से रास्ता पहचान लेंगे। पर 7 दिनों से दिया तो जलता रहा, लौटने वाला नहीं लौटा। दीदी, अगर भगवान सच में है तो क्या वो सुनते हैं? सुनते हैं गुड़िया, पर वो जवाब देर से देते हैं। कभी हमें परखने के लिए, कभी हमें मजबूत बनाने के लिए। तो मैं रोज नीम दादा से प्रार्थना करूंगी ताकि हरीश भैया को माफ कर दे और उन्हें हमारे पास भेज दे। रूपा देखती रही। छोटी बहन की मासूम प्रार्थना में शायद वो ही ताकत थी जो भगवान को भी पिघला सकती थी। पर रूपा जानती थी जिंदगी में हर लौटने वाला नहीं लौटता, कुछ बस याद बनकर रह जाते हैं। सुबह की हवा में पत्तों की खनक, पक्षियों की चहचहाहट। दीदी देखो, डाकिया बाबा आ रहे हैं। शायद कोई चिट्ठी लाए हैं। रूपा बिटिया, तुम्हारे नाम का खत आया है। देखो, जंगल से भी कभी कभी डाक पहुंच ही जाती है। वो चिट्ठी थमाता है और चला जाता है। रूपा के हाथ कांप रहे हैं। दीदी जल्दी खोलो ना, क्या लिखा है? हरीश भैया ने भेजी है क्या? वो धीरे से लिफाफा खोलती है। अंदर पुराने कागज की गंध है। प्रिया रूपा और गुड़िया, जब मैं गया था तो लगा था शायद फिर कभी लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिए साहस ने मुझे सच बोलने की ताकत दी। मैंने अदालत में सब मान लिया, अपना गुनाह, अपनी कायरता, सब। लोग मुझे दोषी कह रहे थे, लेकिन भीतर मुझे पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। सज़ा तो मिली है 3 साल की, पर यह सज़ा मेरे लिए मुक्ति बन गई है, क्योंकि अब मैं झूठ नहीं जी रहा हूं। तुमने कहा था अगर सजा झेलनी ही है तो सर ऊंचा करके झेलना, बस वही कर रहा हूं। और गुड़िया, तू मत रोना छोटी, मैं लौटूंगा। जब बारिश फिर आएगी, जब नीम दादा की शाखाओं पर नई कोपलें फूटेंगी, तब मैं फिर उसी रास्ते से आऊंगा जहां तुम दोनों ने दिया रखा था। तुम्हारा हरीश। रूपा चुपचाप बैठी रहती है। पत्र हाथ में है, आंखें नम हैं। दीदी, भैया ने लिखा ना, वो लौटेंगे ना? हाँ गुड़िया, वो लौटेंगे, और इस बार अपने सच्चे रूप में। वो चिट्ठी मोड़कर नीम बादा के नीचे रख देती है। अब ये घर इंतजार नहीं करेगा, बस उम्मीद रखेगा। उस दिन से नीम कुंज की दीवारों पर एक नया वाक्य लिखा गया। रूपा ने दीवार पर मिट्टी से लिखा था, यहाँ प्यार इंतजार करता है।